बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इस वक्त 3.3 मिलियन प्लस लोग हैं जिन पे इम्पैक्ट हुआ है कोरोना वायरस का, और पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। लेकिन अगर हम देखें तो इंसानियत की डेफिनेशन बदल रही है। एक जगह हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो जिस तरह आरएसएस की हुकूमत और हिंदुस्तान की फ़ौज दरिद्रगी का शिकार कर रही है वहाँ पर रहने वाली अक़लियतों को, उसी के अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की कौम हमारे मुल्क में रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको किस तरह लुक आफ्टर कर रही है इस कोरोना की सिचुएशन के अंदर। रिसेंटली लाहौर के अंदर जहानाबाद एक एरिया है जहाँ पर हमारे क्रिश्चियन बहन भाई रहते हैं, और ड्यू टू कोरोना सिचुएशन उनके घरों पर 500 बैग्स राशन बैग्स पंजाब रेंजर्स ने पहुंचाए, जिसको हेड मेजर जनरल आमिर मजीद मुग़ल कर रहे हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक तरफ जब हम इंसानियत को डिफ़ाइन करते हैं तो एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की रियासत है और पाकिस्तान के रियासती अदारे हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में आरएसएस की दहशतगर्द हुकूमत है और वहाँ की फ़ौज है जो सुबह शाम बदतरीन रियासती दहशतगर्दी कर रही है। और यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज किस तरह अपनी माइनॉरिटीज़ को लुक आफ्टर कर रही है, उनका ख्याल कर रही है और उनके साथ खड़ी है। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में नाज़रीन हम बात करेंगे, हुकूमती टीम दोबारा बदल गई है और इस दफ़ा इंफॉर्मेशन की जो टीम है वो बदली गई है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की जगह सेनेटर शिबली फराज फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन बने हैं और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा स्पेशल असिस्टेंट ऑन इंफॉर्मेशन बनाए गए हैं। बड़ा एक अच्छा चेंज है, एक पॉजिटिव चेंज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हल्के हैं वो बहुत खुश हैं इससे, और जनरल आसिम बाजवा की जो प्लेसमेंट है इसकी एक अहमियत इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त नैरेटिव की जंग लड़ रहा है, 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसका जिक्र हम लोग हर वक्त करते हैं। पूरी दुनिया इस पर इसको डिस्कशन में होती है, और उस अब वही बात है ना कि अब बात वो जंगों की और तोपों की और इन लड़ाइयों की नहीं है, अब 5th जनरेशन की है। और उसके लिए जनरल आसिम बाजवा ने एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया है, इवन वंस ही वॉज एज DGISPR एंड आफ्टरवर्ड्स। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नैब के इख्तियारात में कमी की बात हो रही है, क्या होने जा रहा है नैब में और उसका हुकूमत का क्या व्यू पॉइंट है, और उसके साथ साथ क्या अपोजिशन सेम पेज के ऊपर है। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली, आटे के बहरान के ऊपर जो कमेटी बनाई गई थी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो 3 हफ्तों के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। प्रोग्राम के नाजरीन, इस सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे लॉकडाउन और अशियाए खुर्दोनोश की तरसील पर इसके क्या असरात होंगे। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है शेर अली अरबाब ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अली गौहर बलोच रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आबिद कयूम सुलेहरी, इकोनॉमिस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं अली गौहर बलोच साहब और शेर अली अरबाब। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करने से पहले मैं सिर्फ जस्ट वांट टू शेयर द फिगर्स। वर्ल्ड वाइड नाज़रीन इस वक्त 3.3 मिलियन जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं वो उनका टोल गुजर चुका हुआ है। डेथ टोल जो है दैट इज़ 233 विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। रिकवर्ड जो हुए हैं वो मिलियन प्लस लोग रिकवर हो चुके हैं। वो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 17,604 लोग इस वक्त इन्फेक्टेड हैं। लास्ट 24 घंटे के अंदर 794 कोरोना वायरस का उन पर इम्पैक्ट हुआ है जी। लास्ट 24 घंटों के अंदर 21 लोग, अनफॉर्चुनेटली 21 लोगों की डेथ हुई है। टोटल टेस्ट जो पिछले 24 घंटों में हुए हैं वो 7,971 हुए हैं जी। टोटल टेस्ट जो हुए हैं वो 1 लाख, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक 1,82,131 हुए हैं। डेथ ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करें इस पूरी सिचुएशन के अंदर दैट इज़ 406। रिकवर्ड जो हुए हैं वो 4,351 हुए हैं जी। इस्लामाबाद में 343 हैं, बलूचिस्तान में 1,039 हैं, सिंध के अंदर 6,600
6,975 हैं, पंजाब में 6,340 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 2,799 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 329 हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 66 हैं। ये आज की फिगर्स हैं जी। मैं जस्ट वांटेड टू शेयर इट। अरबाब भाई, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। दोबारा तब्दीली आ गई इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर, हमने देखा चेंज आई है, चेंज को सराहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जी लॉन्ग अवेटेड थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस नहीं था, शायद डॉक्टर फिरदौस आशिकवान, उनको हटाया गया और उसके साथ शिबली फराज साहब को फेडरल मिनिस्टर बनाया गया, विच इज़ एक्सीलेंट। उनके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा को स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया ताकि पाकिस्तान के एक बयानिया, जिसकी हम लोग हमेशा बात करते हैं, बयानिए की जंग इस वक्त चल रही है, बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो इस ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कि अभी जो ये टीम में चेंज आई है, पहले तो ये तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का उनका प्रोग्रेटिव उनका सवाबदीद है। उनको लगा कि उनको टीम में तब्दीली चाहिए थी, सो हो गई। मेरे ख्याल में ऑन पेपर मतलब शिबली फराज साहब को तो हम मतलब उनके वालिद के ज़माने से हमारे बड़े उनके बड़े पुराना जानते हैं। अच्छे आदमी, शरीफ आदमी और डिग्निफाइड। और दूसरा ये कि पीटीआई के पुराने साथी हैं, सो ऑब्वियसली it is good for him to be in heading and leading the information ministry. जहाँ तक डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब का ताल्लुक है, अगेन जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब को शायद लगा होगा कि उनकी अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उसमें क्या है, लेकिन ऑब्वियसली वी आल्सो हैव रिगार्ड फॉर हर एंड द वर्क दैट शी इज पुट इन। ठीक है। अच्छा अली गौहर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी जिस तरह बात हुई कि शिबली फराज साहब को फुल फ्लेज मिनिस्टर बना दिया गया, उसके बाद स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये एक चीज़ देख रहे हैं अर्लियर भी, जिस तरह फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर ब्रिगेडियर एजाज शाह हैं, उसके बाद स्पेशल असिस्टेंट टू इंटीरियर बना दिया गया शहजाद साहब को। सो मतलब ये 7 असिस्टेंट की क्यों रिक्वायरमेंट है? इन इंफॉर्मेशन तो चलें, इट मेक सेंस के बयानिए की जंग चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए जो एटलीस्ट इस चीज़ को मैनेज कर सके। अर्लियर जनरल साहब ने आईएसपीआर को भी हेड किया हुआ है, बट अदरवाइज एक ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है कि जी दो एक मिनिस्ट्री के ऊपर मिनिस्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट थी जी? शुक्रिया मंसूर, मैं भाई की बात सुन रहा था। यार थोड़ी आवाज ऊंची कीजिएगा। प्रॉब्लम थी, क्लियर तो नहीं आई, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब की कैबिनेट है, आप जब से ये गवर्नमेंट बनी है और अगर आप इसको देखें तो इस कैबिनेट में मोस्टली वो लोग हैं जो कि पीटीआई फेस है ही नहीं, और इनके डे 1 से ये जो आप कहते थे कि जी हम बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं, और पूरे मीडिया पर आपने देखा कि बेशुमार जो हमारे एनालिस्ट थे उन्होंने भी ये बताया कि 2 साल के अंदर इनकी कोई जो है कि अच्छी किस्म की प्लानिंग किसी जगह पर भी नजर नहीं आई। और इन्होंने बार बार, आप देख लें कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप चेक करें, पंजाब को ही देख लें, ये एक बहुत बड़ा सूबा है, आप देखें कि कितनी दफा पंजाब के आईजी तब्दील हुए, आप देखें कि कितनी दफा पंजाब के जो है वो चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, और ये बार बार अपने कैबिनेट मेंबर्स को चेंज करते हैं। एक बड़ी अजीब किस्म की कैफियत है कि जो इनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर बार बार करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, और वो उधर से दिहाड़ी लगाकर जा रहे हैं, और उसके बावजूद उनके पोर्टफोलियोज चेंज किए जा रहे हैं। इनको चाहिए कि अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें, इनको चाहिए कि एहतसाब का निज़ाम अपनी हुकूमत में कायम करें। लेकिन ये मेरे भाई अरबाब साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। आपको पता है केपीके में पिछली गवर्नमेंट जब केपीके की थी तो उस वक्त इन्होंने अपना ही बनाया हुआ एहतसाब बोर्ड बंद कर दिया था। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे डिलीवर कर पाएंगे? आज आप देख लें कि आप काबीना की बात करते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब वो खुद भी इस टीम के 12वें खिलाड़ी हैं, 11वें खिलाड़ी भी नहीं है। तो कैबिनेट हो जाए, इनके एडवाइजर्स हो जाए, ये साफ पता चलता है कि ये किसी और इशारे पर लिए जाते हैं। और अच्छा। ये मतलब इंतहाई माजरत के साथ ये वो टीम नहीं है जो डिलीवर कर पाए, वो और टीम होती है। वो टीम थी जिन्होंने डॉलर का रेट कंट्रोल किया था, वो टीम थी जिन्होंने खाद और बिजली के ऊपर
सब्सिडाइज रेट के ऊपर किसानों को चीजें प्रोवाइड की थी, वो टीम डिलीवर करने वाली थी जिन्होंने सीपैक पाकिस्तान में बनवाया था। ठीक हो गया अली साहब, ठीक है। देखिए अब इस टीम के जरिए ये जो टीम है मास वाइज के अगर एक मिनिस्टर के ऊपर आमिर कियानी साहब को ले ले, उन्होंने हेल्थ में उनके ऊपर क्या इल्जाम लगा, अद्वियात के रेट किधर चले गए और आज उनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिए गए। मैं इस पे जवाब लेता हूँ। अली भाई आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ज़रा अरबाब भाई पे इस पे जवाब लेने दीजिएगा। अरबाब भाई मुझे एक तो ये बताइएगा जो अभी अली गौहर साहब फरमा रहे हैं इस पे भी बताइएगा, और सेकेंडली एक ये परसेप्शन थी किस हद तक ये रियलिटी है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब अर्लियर ही बिकेम द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ही वॉज नॉट अ PTI फेस, लेट स्टेजेस के ऊपर PTI में ज्वाइन किया, उनके साथ मीडिया खुश नहीं था, दिस इज़ व्हाट द जो कहा जाता है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मीडिया से खुश नहीं थी। सो अब शिबली फराज कौन से ऐसे स्टेप्स लेंगे, या व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज़ एन आइडिया कि जिसके बाद अब आपको लगता है कि अब चीज़ें बेहतर और स्मूथली ट्रेवल करेंगी? जी अरबाब भाई आपकी आवाज़ का जी ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है, एक सेकेंड आपकी आवाज़ ज़रा लेट देम चेक जी, लेट देम चेक। अच्छा अली साहब मैं आपके पास आता हूँ। अली भाई मुझे ज़रा एक चीज़ बताइएगा, अभी ये चीज़ें इख्तलाफ राय बिल्कुल है, लेकिन आज हमने देखा जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसके अंदर उन्होंने कहा जी अब फिस्कल स्पेस एक अवेलेबल हुई है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को, और इस फिस्कल स्पेस को हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहिए और सूबों की मदद करनी चाहिए। स्पेसिफिकली उन्होंने सिंध का जिक्र किया कि सिंध को अभी तक शायद उस तरह हेल्प आउट नहीं हुई। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर वफाक की हुकूमत सिंध को या सूबों की मदद नहीं कर रही, तो फिर इस वक्त जितने इनिशिएटिव्स या ये जो सब कुछ एलोकेशन ऑफ फंड्स हो रही है, इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? जी देखें, जो डे 1 से जो हमारी, तो आप देख लें कि पंजाब और सिंध में और बलूचिस्तान और KPK में तो गवर्नमेंट नहीं है, वो एक अलग इशू है कि हमारे तफादात हैं जिस तरह से ये इलेक्शन हुए और जिस तरह से ये सारी सिलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे वजूद में आई। लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अगर सिंध में बनी है तो उनको डे 1 से तफादात है। आप देखें मंसूर भाई कि 18वीं तरमीम के ऊपर भी कदगन लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है और सूबों की आवाज दबाना चाह रहे हैं और फंड्स की बिल्कुल गैर मुनसिफाना तकसीम हो रही है। आप देखें कि यही कोरोना के जो इशू स्टार्ट हुआ है, तो इसमें जो बाहर से जितनी भी इनको ग्रांट्स मिल रही हैं और जो खान साहब हैं कोरोना के नाम के ऊपर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप देखें कि वो आज भी ग्रास रूट लेवल पर आप चेक करें तो यकीन करें कि जो प्रॉपर मुस्तहिक लोग हैं उन तक उसके सम्राट नहीं पहुंच पा रहे और लोग बहुत परेशान हैं। आज आप देखें पेट्रोल के 15 रुपए देखे है कि वो इन्होंने काम किया पेट्रोल का कीमत, जो वो असद उमर साहब फार्मूला बताते थे उसके हिसाब से तो 3 से 4 रुपए रेट बनता है जो असद उमर साहब खुद फार्मूला। अच्छा अली भाई, ये शेर अली अरबाब भाई भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं जी। अरबाब भाई अब आपको आवाज़ आ रही है जी क्लियर? जी जी। अच्छा पहले मुझे ज़रा बताइएगा, जिस तरह मैं सवाल किया था रिगार्डिंग मीडिया और आप किस तरह शिबली फराज साहब इस चीज़ को लेकर आगे चलेंगे, एक तो मुझे ये बताइएगा, और सेकेंडली जो अली साहब के कंसर्न्स हैं इफ़ यू वांट टू एड्रेस दैट। जी हाँ, एक तो ये है कि जिस तरह अली भाई ने कहा कि जी खान साहब बाहर के खिलाड़ी हैं, तो ये किस टीम की, ज़रा खुल के वजाहत करें किस टीम के खिलाड़ी हैं, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि शुरू में एतराज़ था कि जी फवाद चौधरी जो कि नहीं कर रहे हैं, ठीक काम नहीं कर रहे, ऑल्दो he is one of the most upfront and outspoken politicians in the cabinet। ये मैं आपको बता दूँ, मतलब किसी के इनके साथ इख्तिलाफात होंगे नहीं होंगे, but he is one of the few cabinet members who speaks his mind। One, और आप देखें आतिफ मियां पे देखें और चीज़ों पे देखें, लोगों ने सियासत की, he was very clear on it। इसके बाद आप आए फिरदौस आशिक अवान, वो जो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का के जहन में ये होगा कि ये पहले भी ये मीडिया हैंडल कर चुकी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुकी है, शी विल बी डूइंग अ गुड जॉब, और उन्होंने अपनी पूरी कैपेसिटी जितनी थी उसमें उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम दी। अच्छा था बुरा था, अगेन प्राइम मिनिस्टर थॉट कि नहीं वी नीड टू हैव समबडी एल्स, तो उन्होंने ही डिसाइडेड कि उन्होंने ये फैसला किया कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कलमजान जो है वो सेनेटर शिबली फराज साहब को दिया जाए। सो ही विल बी हेडिंग द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, जनरल आसिम सलीम बाजवा विल बी असिस्टिंग सेनेटर शिबली फराज। ठीक है।
ओके और दूसरा जो अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आज जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हमने देखा, एंड ही सेज कि जी हमारे साथ वफाक नहीं चल रहा, हमें नहीं सपोर्ट कर रहा। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, क्योंकि मुझे आज भी लग रहा था कि प्रायोरिटी जो है वो सियासत है, वो लोगों की ज़िंदगियाँ शायद प्रायोरिटी नहीं है। जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ बिलावल, जिस तरह वो बात करते हैं एंड हाउ ही डिलीवर्स, बट टुडे आई अगेन फेल्ट इट। कल प्राइम मिनिस्टर की जब हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी उमरा ने पता नहीं शायद लॉकडाउन करा दिया। लॉकडाउन तो आप लोगों ने किया, हुकूमतों ने किया, उसके अंदर उमरा को डाल दिया, फिर वो अजीबो गरीब। सो आज भी इट फील्स लाइक कि सियासत हो रही है रादर देन कि थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर कोई सिचुएशन बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। अच्छा जी, ठीक, इसमें बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर हम सियासत और क्या होती है, आप एक होती है प्रॉपर ऑफिशियल चैनल्स, एक होती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। व्हेन यू हाईलाइट इश्यूज इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जब आप ऑफिशियल चैनल्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे और हर एक चीज़ मीडिया पे लेके इसको एक वो करेंगे, तो ऑब्वियसली लग ये रहा है, अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे सियासत हो रही है, नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको आई थिंक लास्ट एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में आया था, कोरोना वायरस के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, वी कांट अफोर्ड इट। और ये जिस तरह वो एक ज़माने में मस्कटियर्स होते थे, सो इट्स बेसिकली फॉर पाकिस्तान इट इज़ ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारे एक सिंध में कोरोना वायरस ख़त्म हो गया और सारे पाकिस्तान में हुआ तो वी आर सेफ, या सारे पाकिस्तान में जो है वो ख़त्म हो गया और सिंध में हुआ, वी हम इसमें सब एक साथ हैं। सिंध हुकूमत जो है वो इसी मुल्क का हिस्सा है, बेशक किसी पार्टी का भी हो, सिंध, केपी, बलूचिस्तान, पंजाब, वी आर पार्ट ऑफ वन फेडरेशन। ओके, सो इस जो है ना, इस वक्त अगर इश्यूज़ हैं, और मैं फ्रैंक बी वेरी फ्रैंक, कोऑर्डिनेशन का इशू आपकी 1947 से हमेशा रहा है, महकमों में है। अली गौर साहब से पूछ रहे, ये लोकल गवर्नमेंट में नाजिम भी रह चुके हैं, इनसे पूछे लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होते हैं, प्रोविंसेस तो बहुत दूर की बात है। सो वो इश्यूज तो हैं, वो रहेंगे, उसके ऊपर काम भी हो रहा होगा। मतलब मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने एक दो दफ़ा सीएम साहब मुराद अली शाह साहब की तारीफ भी की थी, पीएम के सामने की थी, लेकिन ये एक इतना बड़ा मैग्नीट्यूड का इशू है कि इसको कोई भी नोबडी कैन गेट ऑन टॉप ऑफ इट जस्ट लाइक दैट। ना मुराद अली शाह साहब, ना बुज़दार साहब, ना महमूद खान साहब, ना अपना जाम कमाल साहब, ना प्राइम मिनिस्टर। सो अगर हम इसी चीज़ में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो वी विल नॉट बी, हमने हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत बुरा होगा। अभी आप देख रहे हैं 16,000 क्रॉस कर गए, डेथ रेट देखें वो बढ़ रहा है। इस वक्त जो है मैं कह रहा हूँ ये चीज़ अभी भी, मतलब वी कांट प्रेडिक्ट, खुदा न खास्ता एक हमें एक तासुर मिल रहा है कि जी यहाँ का क्लाइमेट और हमारा इम्यून सिस्टम बिकॉज ऑफ पोलियो एंड ऑल मलेरिया सारा कुछ। लेट्स होप, दुआ करें, रमज़ान का महीना है, कि खुदा करे कि ऐसा ही हो और हम उस लेवल तक ना जाएं। बिकॉज बाहर हम जो कह रहे हैं ना, फ्लैटन द कर्व, तो उनके पास बाहर मुल्कों में अगर आप वो कर्व फ्लैट करें तो उनके पास देयर इज लीवे भी है थोड़ा बहुत। हमारा तो कर्व हमारा तो बड़ा है, उसके कम के बाद जो है ना हेल्थ सिस्टम बैठ जाएगा। और ये भी अनफॉर्चुनेट है, लास्ट पॉइंट है, ये भी अनफॉर्चुनेट है कि हम सब सियासत कर रहे हैं और अब हमें रियलाइज हो रहा है जब इमरजेंसी आ गई है, हर सूबे में, फेडरेशन में, हर जगह पे कैपेसिटीज और इश्यूज हैं हेल्थ सेक्टर में। ओके, ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी जिस तरह कल हमने देखा, वेरी अनफॉर्चुनेट, असद कैसर साहब को कोरोना पॉजिटिव आ गया, उनका बेटा और उनकी बेटी आ गया। दुआएं हमारी, हम सबकी दुआएं कि अल्लाह खैरियत से हो, और जो लोग भी जिनको कोरोना वायरस या किसी भी तरीके से बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफा अता फरमाए, आमीन। अच्छा मुझे अली भाई एक चीज़ बताइएगा, ये जो सिचुएशन है पूरी इस वक्त, अगर हम बात करें, लास्ट 24 आवर्स में 794 केसेस आए हैं, लास्ट 24 आवर्स में 21 डेथ्स भी हुई हैं। सो एक वो जो परसेप्शन, मैं हमेशा कहता हूँ ये एक परसेप्शन जो थी, जिसको डॉक्टर्स ने, मैंने बेतहाशा डॉक्टर से बात की है इन दिनों में, किसी ने ये नहीं कहा कि जी अब ख़त्म हो जाएगा या एक हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगा या ये दोबारा नहीं आएगा। सो अब इसके अंदर वफाक का, अपोजिशन का, हुकूमत का इकट्ठे होना सूबों के साथ ज़रूरी है, लेकिन अभी तक शायद वो एक पेज पर नहीं आ पा रहे। मंसूर, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैं भी असद कैसर साहब के लिए दुआ गो हूँ। वो स्पीकर है, शरीफ आदमी, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनकी पूरी फैमिली को भी, और इंशाल्लाह वो रिकवर करेंगे। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबदूल करवाऊंगा कि जब स्टार्ट में सूबों ने
देखें जो वज़ीर आला थे, जिसमें सिंध का आप देख लें कि उसके वज़ीर आला डे 1 से बेचारा शोर कर रहा है, इनको बार बार इनकी तवज्जो दिलवा रहा है कि भाई खुदा के लिए लॉकडाउन को नरम ना करें। और जो न्यारी साहब हैं वो उनको ऑन बोर्ड लेते ही नहीं है, इनका गैर संजीदा रवैया है, मशावरत का बहुत ज्यादा फुकदान है और आपस में बड़ा कम्युनिकेशन गैप है और वो ऑपोजिशन से मशावरत नहीं करते। टाइगर फोर्स बना दी, टाइगर फोर्स में ऐसे लोग भी आए जिनके मीडिया पर पिक्चर्स आई कि वो डाके डाल रहे थे। और उसके अलावा आपने देखा कि वो न्यायी साहब ये बातें कर रहे थे कि भाई अपने हलकों में जाकर काम करें, ये पैसा मैं भेज रहा हूँ टाइगर फोर्स के जरिए, अपने हलकों में काम करें, लोगों को दें, अपना हल्के सीधे करें, पक्के करें। ठीक है। जब किसी को ऑन बोर्ड ही नहीं लेंगे, मशावरत का अमल आप करेंगे नहीं, सियासत तो आपने खुद से आज स्टार्ट कर दी। जब आप कहेंगे जाकर अपने लोगों को कि जाओ भाई अपने हल्के पक्के करो, ये आप कोरोना में एक कौम को जो है वो रिलीफ देने की बात कर रहे हैं या इस पर आप खुद अपनी पार्टी की सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं? मेरे भाई ने मुझसे अभी पूछा है कि ये 12वें खिलाड़ी किस तरह से है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि ना कैबिनेट न्यायी साहब की मर्जी की है और न्यायी साहब खुद भी अपनी मर्जी से नहीं आए, तो ये कैबिनेट का इनका लगता यही है कि न्यायी साहब के अपने अख्तियार में नहीं है। कोई और लोग हैं जो कैबिनेट मेंबर्स को चेंज करते हैं, कोई और लोग हैं जो पोर्टफोलियो चेंज करते हैं और मोस्टली कैबिनेट जो है वो यूं ही महसूस होता है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। खुदा के लिए ये अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें सूबों के साथ। इनके जो वजीर आला पंजाब है वो कोई और डेट बता रहे थे कोरोना की। ठीक है अली भाई, आपकी जरा 1 मिनट अली भाई आपके जरा स्काइप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो जरा एक दफ़ा इसको ठीक करने आपके पास दोबारा आता हूँ। अच्छा मुझे एक चीज़ भाई बताइएगा अरबाब भाई, अभी जो चीनी की रिपोर्ट आई है जिसको कहा गया है कि जी 3 हफ्ते के बाद फाइनलाइज हो जाएगी एंड ऑल दैट, सो इसके ऊपर अब इसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, वो होगा कि इनके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है। फ्रेंजिक हो रही है, सब कुछ हो रहा है गंदम और चीनी की रिपोर्ट्स के ऊपर, एवरीथिंग विल बी डन। सो जब फ्रेंजिक लेने का टाइम आएगा, एक टफ कॉल होगी, बहुत टफ कॉल होगी, इसके अंदर बहुत सारे लोगों के नाम आया होंगे, ऑल तो हम सबको पता है। सो कितना डुएबल आपको लग रहा है ये आइंदा आने वाले दिन होंगे इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखें, एक चीज़ ही मैंने पहले भी कहा था, माफियाज जो होती है ना, माफियाज वो उनकी एक दे आर एलाइड बाय देयर इंटरेस्ट रादर देन एनी आइडियोलॉजी, जो किसी नज़रिए के तहत नहीं होती। तो इसलिए जब इंटरेस्ट कॉमन होता है तो फिर ना कोई पार्टी देखता है ना कुछ देखता है। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि अब जबकि गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया है और 2-3 दफ़ा एक 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में कहा है, कम वोट में जो लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम साबित होगा वी आर गोइंग टू टेक देम टू टास्क। अब वो कोई भी हो सकता है, मतलब वो जो भी जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसमें क्लियरली डिफाइन होगा कि कौन कौन है, तो हम इंशाल्लाह वो ऑब्वियसली वो भी पब्लिक होगी और जब पब्लिक होगी तो जो अमल होगा वो तो आप लोगों से छुपेगा नहीं, मीडिया से तो कुछ नहीं छुपा, वैसे भी अगर हम कोई छुपाना भी चाहे कभी नहीं चीज़ें छुपती। सो वो यू विल बी एबल टू सी कि क्या होगा। लेकिन एज फार एज डिटर्मिनेशन इज कंसर्न वो है और इंशाल्लाह इसके ऊपर जो जिस तरह का स्टांस गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर ने लिया है उसको परसू किया जाएगा। अच्छा, आप बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे हैं परस्यू किया जाएगा, लेकिन जो मेरा सवाल है कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे मेजर, मैं एक हफ़्ता कबल मैं शेख रशीद साहब का इंटरव्यू कर रहा था, वो उनका भी यही इस पर ख्याल है कि ये और IPPs का जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आनी है और उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाना है, ये डिफाइनिंग मोमेंट्स होंगी। मेरा भी ये ख्याल है ये डिफाइनिंग मोमेंट्स होंगी इमरान खान साहब की सियासत के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए। डू यू एग्री on that? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, हमारा अलमिया ये है कि वी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स बहुत सी ऐसे इंस्टेंसेस थी जहाँ पे दे कुड हैव डन द राइट थिंग्स जो उन्होंने नहीं की। सो दिस इज जस्ट डूइंग द राइट थिंग। मतलब अगर आदमी एक काम जिसके लिए आदमी एक हुकूमत आई हो, जिसके लिए लोगों ने उनको वोट दिया हो और वो एक काम वो ना कर सके या अगर कर भी सके तो मतलब इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब। हम इसी के ऊपर आए थे कि जी करप्शन के खिलाफ और उसके खिलाफ, तो it is going to be very important. I don't know whether we should call it a defining moment, but yes, बहुत ज़रूरी है
ये होना चाहिए। वेदर IPPs में अगेन मतलब देखें, एक हमारे एक और आयरनी भी है, हमारे यहाँ मेरे साथी के लिए एक कानून, उसके साथी के लिए दूसरा कानून। ठीक है, जो भी होगा whoever it is, हम ये नहीं कह रहे मतलब हमारी किसी के साथ जाति, किसी के साथ नहीं, सब भाई हैं। ये अली गौर साहब हो गए, सारे हो गए भाई, हम बड़ा हमारा अच्छा वक्त गुजरता है पार्लियामेंट में। लेकिन मेरे पार्टी का कोई होगा, इनकी पार्टी का कोई होगा, पीपल्स पार्टी का कोई होगा, किसी इत्तेहादी जमात की पार्टी का होगा, साबित होगा तो जो कानून के अंदर सजा है वो उनको मिलेगी। ठीक हो गया। अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी। अच्छा अली साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, थोड़ी सी नैब के अंदर तरमीम की बात करते हैं, वो आजकल डिस्कशन हो रही है, कितना डुएबल आप समझते हैं? और इस वक्त जो स्पेसिफिकली जो सिचुएशन चल रही है, आपको लग रहा है कि हुकूमत अपोजिशन एक पेज पर आ जाएंगे एज़ फार एज दिस थिंग इज़ कंसर्न, कि हम लोगों के अंदर नैब की जो है SOPs उनको चेंज करना है जी? देखें मंसूर भाई, जो नैब के कवानीन में इस वक्त तरमीम करने की बात की जा रही है, वो बिल्कुल उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लोगों को फायदा पहुंचाना है। जैसे कि नैब के चेयरमैन ने कहा था कि हवाओं का रुख बदल रहा है और अब हुकूमती पार्टी के लोगों का भी एहतसाब होगा। वो हमें 2 साल तो गुजर चुके हैं, हुकूमती पार्टी के लोगों का देख लें कि जुल्फी बुखारी को क्लीन चिट दे दी गई, अलीम खान को दोबारा कैबिनेट में ले लिया गया, और जितने भी ये लोग हैं, अभी ये रिपोर्ट आनी थी, आप देख लें कि वो रिपोर्ट डिले की जा रही है जिसमें चीनी और गंदम के मसाइल थे। तो इधर से साफ लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए अब कवानीन नरम कर रहे हैं। पहले उनको क्लीन चिट्स दे दिए, अब नैब अगर उनका ट्रायल चूंकि करना ही नहीं चाहता तो ऐसे कवानीन बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जिसके जरिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों को प्रोटेक्शन देना मकसद है। जब ऑपोजिशन कहती थी कि भाई आप जो है वो नैब के कवानीन में तरमीम करें और बैठकर हमसे मुशावरत करें, उस वक्त तो कुछ किसी ने नहीं की। आज जब इनके अपने लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो ये उसके लिए चाह रहे हैं कि ये नैब के कवानीन में तरमीम करें। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बचाना है। पाकिस्तान में नैब तो एक वो इदारा है जो सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा अली भाई, मुझे एक चीज़ बताइएगा, नैब मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने कहा है कि जी, मैं शहजाद अकबर साहब का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नैब वाया लाहौर हाई कोर्ट उनको जाना चाहिए, नैब को उनके पास, और वहाँ से दे शुड प्ली टू ब्रिंग नवाज शरीफ बैक टू पाकिस्तान। कितना ये डुएबल लग रहा है आपके लिए कि क्या दिस कोर्स ऑफ एक्शन, बिकॉज इजाज़त तो आप लोग कोर्ट से लेकर गए हैं, सो मतलब डू यू थिंक कि एट दिस मोमेंट टाइम ये हो सकेगा? मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत एंड ऑल दैट द कंडीशंस इन विच ही इज़ वापस आ सकते हैं जी? देखिए, आजकल आपको पता है कि पूरे ही यूरोप में और स्पेशली इंग्लैंड में भी लॉकडाउन है, और हॉस्पिटल्स की सूरत देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर वो गए हैं तो वो गए भी कोर्ट की इजाज़त के साथ है, और कोर्ट जब भी उनको बुलाएगी तो मियां नवाज शरीफ साहब ज़रूर वापस आएंगे। लेकिन इस वक्त उनकी सेहत के जो हालात हैं वो इजाज़त नहीं देते, और अभी वो अपने इलाज के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब भी अदालतें हमें ये कहेंगी कि मियां नवाज शरीफ साहब आकर पेश हो तो वो जरूर पेश होंगे। ठीक हो गया। ये तो खुद नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ साहब आए, इनको पता है कि जब शेर मैदान में आएगा तो इनकी टांगे कामना शुरू हो जाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। अरबाब भाई, मुझे एक चीज बताइएगा, पॉपुलर लीडर को कैसे, ठीक हो गया अली भाई, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इसके बावजूद मियां साहब इंशाअल्लाह ताला जैसे ही वो सेहतमंद होते हैं तो वो जरूर ठीक हो गया। अरबाब भाई, मुझे एक चीज़ बताएं, आप लोगों की टांगे कांप रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी जब शेर मैदान में आएगा तो बिल्कुल चीज़ें फ़र्क हो जाएंगी, आप हाई कोर्ट के पास जाएं, वो आने को तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसी घबराने की, आप हर एक कोई धमकाते रहते हैं, हम पता नहीं क्या कर लेंगे जी। मैंने कहा ना, देखें अली गौर साहब दोस्त हैं, पर मैं इनको क्या इसी तरीके का जवाब दूँ? बस ठीक है, इनको अगर ये लगता है तो ठीक है, लेकिन यह है कि जब इनको अदालत ने इजाज़त दी थी तो उसका वो जो टेन्योर है वो शायद गुजर गया, उसके बाद एक्सटेंशन आई डोंट नो हुई नहीं हुई, इन्होंने एक्सटेंशन मांगी नहीं मांगी, वो तो सियासत है, सब वो होती रहती है, दुनिया के पीछे कॉन्ट्रडिक्शंस करता रहता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि नैब के हम कानून के ऊपर बात कर रहे थे, ये इनको शायद इसका वो इल्म नहीं है, इसके ऊपर हमने हमारी जो नेशनल असेंबली की लॉ
की है रियाज सत्याना साहब की सरबराही में भी हमने सब पार्टीज़ के साथ बड़ा अच्छा वो डिस्कशन भी की है। इसके ऊपर हमने ड्राफ्ट शेयर हुए हैं आपस में, यहाँ तक कि शायद खाकान अब्बासी साहब ही गेव प्रेजेंटेशन की, उनके ख्याल में उनके साथ क्या क्या ज्यादतियाँ हुई हैं और किस किस तरह। उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो अपनी जो ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस शेयर की। सो इस लेवल पे हम लोग डिस्कशन रेगुलरली कर रहे थे। बिल्कुल कोरोना आ गया, वरना वी वर ऑन द वे, बिल्कुल ठीक है। शेर अली और बाब अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आप आई वेट फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जिस वक्त हम ब्रेक से वापस आते हैं तो लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है अशियाए खुर्दोनोश की तरसील में, इस पर बात करेंगे डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब के साथ। मेरे साथ रहिएगा। है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी ने, आप माहिर माशियात हैं, रुकन हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, इस वक्त जो लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है इसके अंदर जो हमारी फूड सप्लाई चेन है उस पर क्या इम्पैक्ट आने जा रहा है? क्योंकि मेरा ख्याल है जो लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे बिल्कुल होंगे, लेकिन अगर खाना ही नहीं होगा मार्केट में तो वो लेकर कैसे आएंगे? योर व्यू ऑन दैट जी। जी कायद साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखिए, आलमी इदारों ने 3 चीज़ों की वार्निंग दी। पहले तो पेंडेमिक, उसके बाद ग्लोबल रिसेशन, और उसके साथ ही ये भी कहा कि एक लूमिंग फूड क्राइसिस, यानी एक फूड क्राइसिस जो कि अनकरीब पूरी दुनिया पे आने वाला है। और वो यकीनी तौर पे उसमें जो फूड सप्लाई चेन्स हैं उनका डिस्टर्ब होना एक बुनियादी वजह होगी। पाकिस्तान में हम लकी हैं कि 90% खुराक हम खुद पैदा करते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में जो बॉर्डर क्लोज हुए हैं या जो एयरलाइंस बंद हुई हैं, सी पोर्ट्स बंद हुए हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे खुदा न खास्ता सिचुएशन जो है वो काफ़ी वर्स्ट हो जाएगी अगर देहातों से शहरों तक जो फूड सप्लाई चेन है और जो ज़्यादातर इनफॉर्मल है वो अफेक्ट हुई। इस वक्त गंदम जो है, गंदम की कटाई सिंध में तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, पंजाब में जारी है। अगर खुदा न खास्ता अगले 1-2 हफ्ते में कोरोना की सूरत हाल वर्स्ट होती है या 2-3 हफ्ते के बाद जब ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सारी कटी हुई गंदम जो है उसकी ख़रीदारी भी इफ़ेक्ट होगी, उसकी स्टोरेज भी इफ़ेक्ट होगी। इसी तरीके से आप देखिए कि सिंध में आम की खड़ी फसल जो है वो तैयार है, और आम की फसल के लिए जो हार्वेस्टर होते हैं, मैनुअल लेबर, वो सारी साउथ पंजाब से जाती है, जो कि अभी नहीं जा पा रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से। और वहाँ पे तकरीबन 100 अरब रुपए की आम की फसल जो है वो इस वक्त स्टेक पे है। अच्छा, उसके महीने सॉरी मैं थोड़ा सा साथ समझना चाह रहा था जी। एक देखें, सरप्लस वीट की हमारी फसल तैयार हो जाएगी। सो अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन, और इन आपको लगता है इस चीज़ से एक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और चीज़ें मैनेज होनी शुरू होंगी? सिमिलरली क्या यही इम्प्लाई करता है अगर हम सिंध में आम के ऊपर भी यही जो पैरामीटर्स हैं यही डिफाइन करें जी? जी, असल में मसला ये है कि इस वक्त बड़ी कैच-22 सिचुएशन है, बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। यानी स्मार्ट लॉकडाउन जो है थ्योरी में तो बहुत अच्छा है, लॉकडाउन भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये लाइव्स और लाइवलीहुड का मुकाबला है। या आप ज़िंदगी चुन रहे हैं या आप अपनी लाइवलीहुड चुन रहे हैं। अब अगर आप कोविड के बढ़ने का अमल देखें पाकिस्तान में, तो 45 दिन में पहले 5000 केसेस जो थे वो रिपोर्ट हुए थे, अगले 5000 केसेस जो थे वो 11 दिन में हुए थे, और फिर 7 दिन में अगले 5000 केसेस आ गए। और अगर खुदा न खास्ता ये सिलसिला इसी तरीके से इतनी तेज़ी के साथ बढ़ता रहा तो ये हर दूसरे तीसरे दिन के बाद 5000 केसेस आना शुरू हो जाएंगे, जो कि यकीनी तौर पे पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। तो इस वक्त लॉकडाउन का फैसला करते हैं तो इकॉनमी हाथ से जाती है। अगर आप इकॉनमी को बचाना चाहते हैं तो यकीनी तौर पे एक हेल्थ पेंडेमिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और ये एक ऐसा मामला है जिसको कि शायद इसके लिए कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं कि आप किस रेशो में दोनों को खोलें। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप ये डिसीजन करना होंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप कंपैरेटिवली रिलैक्स कर सकते हैं लॉकडाउन को, और कौन से हॉटस्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे कि आपको बड़ा कंप्लीट किस्म का और सख्त किस्म का लॉकडाउन जो है वो करना होगा। ओके अच्छा, ये जिस तरह आपने बात की है, ये अब हमें इसको भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि किन एरियाज़ के अंदर हमने लॉकडाउन रखना है, किन में पार्शियल रखना है और किन के अंदर इजाज़त देनी है चीज़ों की। अगर मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं बात वही करना चाह रहा था फूड सप्लाई चेन की, अब सवाल वहीं पर है कि इस चीज़ को अगर इस वक्त टाइमली मैनेज ना किया गया तो फिर क्या होगा? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है जो मेरे ख्याल में सबके जहन के ऊपर है, कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जी? देखिए, सबसे पहले तो यकीनी तौर पे हमें अपनी रूरल इकॉनमी जो है उसको महफूज करना है। असल जो चीज़ है, इस वक्त तक देहातों में अवेयरनेस नहीं है कोरोना के बारे में।
कि ये किस तरीके से फैलता है, इसके मरीज की सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आपको फासला जो है वो रखना है, और अगर आपको इसको इजाज़त देनी है काम करवाने की तो ये एम्प्लॉयर के ऊपर सारी जिम्मेदारी आएगी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से उनकी सेहत की मॉनिटरिंग भी करे और कैसे उनको इलाज मुआवजा भी दे। मेरे पास इस वक्त बहुत से ऐसी फ़ोन कॉल्स आती हैं जिसमें कि लोग जो पेरिफेरी डिस्ट्रिक्ट से कॉल करके कहते हैं कि जी हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या तहसील हॉस्पिटल में गए और वहाँ जो हेल्थ का अमला है उन्होंने हमें छूने से इनकार कर दिया कि ये तो कोरोना का केस लगता है, आप यहाँ से फ़ौरन चले जाएं। तो अब इस तरह का जब रद्द अमल होगा, चूँकि वहाँ पे यकीनी तौर पे डॉक्टर्स के पास भी प्रोटेक्टिव गियर्स या वो उनके पास किसी किस्म की चीज़ें अभी मौजूद नहीं है, तो ये सारा सिस्टम जो है, जब तक ये एज ए सिस्टम इसको काम करना होगा, कोई एक चीज़ भी इसकी रुकेगी तो सारी की सारी फूड सप्लाई चेन जो है वो मुतासर होगी। इस वक्त अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल पोल्ट्री सेक्टर की, तो आप देखिए कि लोगों ने, चूँकि शादी ब्याहों के इज्तिमात और बड़ी जो तकरीबात थी, होटल रेस्टोरेंट, उन पर पाबंदी लगी, तो इस वक्त आपके पास जो पोल्ट्री मीट है वो सरप्लस पड़ा है, उसका रेट एकदम से गिर गया। पोल्ट्री फार्मर्स के पास या तो वो रेंट दे लें अपने शेड्स का, या वो अपने चूज़ों को फीड दे दें, और फीड भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चलने की वजह से कई जगह पे नहीं पहुंच रही। अच्छा डॉक्टर साहब, तो उसके बाद ये होगा कि ईद के बाद शायद आपको चिकन जो है वो या तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाए या वो बिल्कुल से नापैद हो जाए, मिलना बंद हो जाए। तो ये इस तरह के जो बॉटलनेक्स हैं वो आ रहे हैं और हमें उनको इस वक्त समझने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये तो अभी की सिचुएशन की बात हो रही है, व्हाट इफ 6 महीने बाद जो फसलें काश्त होनी है एंड ऑल दैट, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता ये क्राइसिस सस्टेन करता है तो ये तो एक बहुत गलत इसका इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इकॉनमी के से इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके ऊपर। इस पर आपका क्या ख्याल है जी? देखिए, इस वक्त 2 फसलें हमारी स्टेक पे हैं, एक कपास और एक राइस, जो दोनों गर्मियों में काश्त की जाती हैं। और उसकी वजह यह है कि हमें इस वक्त एक मैपिंग करनी चाहिए फौरी तौर पे कि इनपुट कितने अवेलेबल हैं। कपास के ज़्यादा इनपुट्स जो हैं, खा वो पेस्टिसाइड हैं या कुछ फर्टिलाइज़र भी ऐसी हैं जो कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती हैं, सीड भी कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट होते हैं। तो क्या वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं? अगर मौजूद नहीं है तो उनकी सप्लाई का क्या अरेंजमेंट है? जब जून जुलाई में ये काश्त होगी तो उस वक्त हम कोविड की सिचुएशन क्या देख रहे हैं, उस वक्त लेबर जो है वो कितनी अवेलेबल होगी? तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इनकी हमें मुकम्मल तौर पे एक फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो करनी पड़ेगी। इसमें अब डाटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो रैपिड नीड असेसमेंट है वर्चुअली वो होगी, क्योंकि जाहिर है इस वक्त शायद फील्ड में सफ़र करना मुश्किल होगा लोगों का, लेकिन वर्चुअल डाटा नीड असेसमेंट या रिसर्चर्स को और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ क्रॉप्स के बारे में उनका एक टेक लेना कि उनके इजला में इस वक्त किस तरह की तैयारियां हैं, और फिर एक सेंट्रल डाटाबेस का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि NCOC जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसके पास पूरे जो इस वक्त पाकिस्तान की पिक्चर सामने आ रही हो, कौन सी फसल जो है वो किस ज़िले में सरप्लस है, कहाँ पे डेफिसिट है, कहाँ पे वो उसकी शॉर्टेज है और किस तरीके से उसको मूव करना है। तो जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, चावल है, गंदम है, आटा, चीनी, दालें, घी, तो इन सब का एक हमारे पास एक विजुअल डैशबोर्ड जो है वो होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन में जो बताइएगा, व्हाट अबाउट बैन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ एडिबल आइटम्स जो पाकिस्तान की, उसके ऊपर आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त बैन जो है वो लग रहे हैं। किर्गिस्तान जो है उसने अपनी आटे की फसल जो है आटे की एक्सपोर्ट पे बैन किया है। हाँ। फिलीपीन ने चावल पे किया है। हमने भी 15 दिन के लिए बैन किया है। बैन जो है इन द लॉन्ग रन ये एक लूज सिचुएशन होगी, क्योंकि पूरी दुनिया जब बैन कर देगी तो इसका मतलब होगा कि तमाम मुल्क जो है वो खसारे में रहेंगे। ऑब्वियसली हम इंपोर्टर भी हैं, हम एक्सपोर्टर भी हैं, हमें दालें इंपोर्ट करना होती हैं, हमें एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट करना होता है, और हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं, हम फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों ये चीज़ें जो हैं, लेकिन अगेन ये यहाँ पे डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं बैन को अगर डाटा इसकी इजाज़त देता है, या और अगर एविडेंस कहते हैं कि हमारे अपने मुल्क में शॉर्टेज हो रही है तो यकीनी तौर पर जो हमारी अपनी फूड सिक्योरिटी है वो प्रायोरिटी लेगी। ठीक हो गया। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैही साहब, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अवेयरनेस और सोशल डिस्टेंसिंग, ये करना बहुत ज़रूरी है इस सारी सिचुएशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।